हेलो गाइस, ईसीजीसी पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। साथ ही साथ इसकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। इसकी एग्ज़ाम डेट जो है वो है 25 ऑफ मई, सॉरी इट्स 29 ऑफ मई। ठीक है, 29 ऑफ मई जो है इसका एग्ज़ाम डेट है और इसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो है 75। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है वो बहुत कम है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ ही डिस्कस करेंगे, लाइक कि क्या हमें ये पेपर देना चाहिए या नहीं, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा एंड वो सभी सब्जेक्ट जो कि पूछे जाएंगे उसके लिए हम प्रिपरेशन कैसे करें। तो प्लीज़ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगर हम देखते हैं ईसीजीसी पीओ का पेपर जो है वो कब है, 29 ऑफ मई को है। और 29 ऑफ मई की बात करें तो अराउंड हमारे पास 55 डेज तो हैं ही। ठीक है, तो 55 डेज जो होते हैं वो किसी भी पेपर के लिए काफ़ी एनफ होते हैं। लाइक अगर हम दिन रात कोशिश करते हैं तो देयर इज अ मोर पॉसिबिलिटी कि हम इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है कि क्या है, अभी कोई ऐसा कोई खास नोटिफिकेशन है नहीं। मतलब लाइक एसबीआई क्लर्क आएगा, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आएगा, बीआईपीओ का आएगा, आरआरबीज का आएगा, आईबीपीएस का आएगा, लेकिन अभी फिलहाल कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं ना कि हमारी जो पढ़ाई की कंटिन्यूटी बनी रहे तो उसके लिए हमें ये नोटिफिकेशन जरूर भरना चाहिए। प्लस अगर एग्जाम लेवल की बात करें तो आपने अगर कभी भी आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, एसबीआई पीओ मेंस कोई भी अगर मेंस दिया है तो आप देखेंगे जो पेपर का लेवल है ना वो बहुत कठिन होता है। लेकिन वहीं जो ईसीजीसी पीओ की बात करें तो जो पेपर का लेवल होगा ना वो एकदम मॉडरेट लेवल का होगा। मीन्स ना तो मेंस जितना कठिन होगा ना ही प्री जितना सरल होगा। तो अगर आपका कहीं ना कहीं अगर मेंस रह जा रहा है तो आप इसको ज़रूर भरें, क्योंकि यहाँ पे आपको लेवल जो है पेपर का बहुत ज़्यादा आसान मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें जानने लायक हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लास्ट ईयर कट ऑफ की। लास्ट ईयर जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो रही थी 147.25। ठीक है, 147.25 कितने में से रही थी, 240 में से रही। तो ये एक अच्छे खासे मार्क्स है। लेकिन अगर ये मार्क्स, लेकिन 147.25 एक अच्छा खासा स्कोर है, लेकिन इसे स्कोर करना ना इतना ज़्यादा कठिन नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि लेवल ऑफ पेपर जो है वो इजी रहता है इन कंपैरिजन टू एसबीआई पीओ मेंस एंड आईबीपीएस पीओ मेंस। ठीक है, तो पेपर जो होता है वो 240 मार्क्स का होता है। 240 मार्क्स में हमारे पास क्या रहेगा, 200 का तो ऑब्जेक्टिव रहेगा एंड प्लस जो 40 की वो क्या होगी, वो डिस्क्रिप्टिव रहेगी। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में आता है रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीए एंड क्वांट। ठीक है, ये 5 सेशन रहेंगे इसमें। और अगर हम डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव में होता है ऐसे आएगा एंड प्रेसी आएगा। हमें अब एक एक करके इन सबको लेके बात कर लेते हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में हमें क्या कहते हैं, 40 मिनट्स दिए जाएंगे और 40 मिनट्स में जो है हमें 50 क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, तो अब रीजनिंग के लिए क्या करें, रीजनिंग अगर हम जानते हैं कि रीजनिंग जो है बेसिकली क्या होता है, रीजनिंग में पजल्स का वेटेज ज्यादा रहता है। तो अब पजल्स के लिए क्या सोल्यूशन है, पजल्स के लिए बेसिक मेन सोल्यूशन तो यही है कि डेली क्या है, आप 2 पजल्स बनाइए। अगर आप डेली 2 पजल्स भी बनाते हैं तो एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास 55 डेज हैं, तो इन 55 डेज में ना हम 110 पजल्स कवर कर लेंगे। और 110 पजल्स कवर कर लिए अगर हमने तो भाई हम कोई भी पजल्स बना सकते हैं पेपर में। भाई हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना इंक्रीज हो जाएगा ना जिसका कोई जवाब ही नहीं है। तो प्लीज आप पजल्स बनाइए। सेकेंड, अब क्या है, मिसलेनियस क्वेश्चंस। मिसलेनियस क्वेश्चंस क्या होते हैं, मतलब पजल्स के अलावा जो भी क्वेश्चंस है मैंने मिसलेनियस में कवर कह रही हूँ। लाइक सिलॉक्स हो गया, इनइक्वालिटीज हो गया, ठीक है, रिलेशंस बेस्ड हो गए, डायरेक्शन बेस्ड हो गए, ये सब क्या हो गए, ये मिसलेनियस हो गए। तो इनका ना, इनके लिए आपको क्या करना है, आप रोज एक दिन क्या करें, एक दिन किसी भी चैप्टर को उठाएं, पूरे ढंग से उसे कवर करें एंड नेक्स्ट डे उसके 40-50 क्वेश्चन लगा लें। ये ना 50 क्वेश्चन जब आप लगा लोगे हर एक चैप्टर को लेके तो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो एकदम आपके जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रोज एक दिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, मतलब उस चैप्टर को पढ़ना है एंड दूसरे दिन उसके 50 क्वेश्चन लगा लेंगे। जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। अब और जो पेपर का जो तरीका होता है रीजनिंग का देने का वो क्या रहता है कि सबसे पहले तो पजल्स छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस लगा लो एंड देन उसके बाद पजल्स लगा लो। तो अब इस तरीके से अगर रीजनिंग करते हैं जैसा मैंने आपको बताया तो बहुत ही सही रहेगा। सेकेंड हम देखते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में बेसिकली आपकी रीडिंग हैबिट चेक की जाती है। इंग्लिश में आपको मिलेंगे 40 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए आपको मिलेंगे 30 मिनट्स। आई थिंक इंग्लिश के लिए ये टाइम बहुत इनफ है, बिकॉज इट्स जस्ट क्या कहते हैं, इसमें आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, आपको पढ़ना है और आंसर देना है।
अब इंग्लिश की तैयारी करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, लेकिन इंग्लिश में आपकी जितनी ज़्यादा अच्छी रीडिंग हैबिट होगी इंग्लिश के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। बाकी मैं एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी इंग्लिश पे कि क्या कैसे पढ़ना चाहिए। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी जब भी बनाऊंगी, तो आप प्लीज़ उसे देखिएगा, ठीक है। थर्ड आता है कंप्यूटर के लिए। अब कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। मतलब आजकल का कंप्यूटर क्या हो रहा है, कंप्यूटर में कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। लाइक दे कुड इवन आस्क कि MS ऑफिस के बारे में भी पूछ सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर के बारे में भी पूछ सकते हैं, वो प्रोग्रामिंग के बारे में भी पूछ सकते हैं, दे कुड आस्क एनीथिंग। तो इसके लिए शॉर्ट सोल्यूशन क्या होता है कि आप 1-2 PDF उठा लीजिए किसी भी कोचिंग की, लाइक अड्डा की उठा ली, एक ओले बोर्ड की उठा ली, ठीक है, 1-2 PDF और इन्हें कर लिया। लाइक सपोज करो, और ना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सपोज करिए एक PDF आपने उठाई और वो 20 पेज की है, 20 से 30 पेज की होगी। अब सपोज 30 पेज की है तो क्या करना है, एक दिन में अगर एक पेज भी रट लेते तो 30 दिन में हो जाएगी। बाकी जो 25 दिन बचते हैं उनमें आप इसे क्या कहते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंप्यूटर का। और कंप्यूटर में ना ज़्यादा तुक्के मत मार के आना। अगर लाइक क्वेश्चंस अगर आपके इतना कर ले रहे हो कि हाँ कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, तो तुक्के मत मारना, क्योंकि हो सकता है कि आपके तुक्के मारने के चक्कर में आप नेगेटिव में चले जाओ, आपके बहुत मार्क्स कट जाएं। तो इतना ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर कंप्यूटर का पेपर कठिन आ रहा है तो वो सबके लिए आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं, बिल्कुल ही रैंडम क्वेश्चन, रैंडम आंसर मार्क करने से बिल्कुल बचेगा, ठीक है। अब फोर्थ सब्जेक्ट क्या है, फोर्थ है GE में जनरली एक एडवाइस दी जाती है कि लास्ट 6 मंथ की GE करिए, ठीक है। ये बहुत ही हर कोई यही एडवाइस देगा कि लास्ट 6 मंथ की GE करिए। और लास्ट 6 मंथ की भी जब हम GE करते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टार्टिंग से उसे स्टार्ट करते हैं, आप बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में मूव करिए। लाइक सपोज करिए कि आपका अगर पेपर जुलाई में है, तो रिवर्स ऑर्डर में मूव करने का मतलब क्या है, मैं जून की करूँगी, जून से लेके मैं जनवरी तक जाऊंगी, ठीक है। मैं इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में करूंगी। अब क्या है, जैसे ECGC के है, अगर हम 6 महीने की नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, इसमें मैंने एक तरीका बनाया, उसमें क्या करेंगे, जैसे अभी अप्रैल स्टार्ट हो रहा है और मेरा पेपर क्या है 29 मई को है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, पहले मई, फिर अप्रैल, फिर मार्च, फैब, इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में जाना चाहिए। लेकिन अभी तो अप्रैल स्टार्ट ही हुई है, तो मुझे अप्रैल की GE तो मिलेगी नहीं। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं फर्स्ट 15 डेज में पहले लाइक 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक क्या करना है, मार्च की कर लेनी है, मार्च की कर ली। फिर उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज में क्या करना, फरवरी की कर लेना। अब क्या होगा, इस समय जब आपने मार्च की और फैब की, इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, पूरा अप्रैल जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। अब आपके पास 2 मंथ के तो हो चुके हैं, अब आपके पास लेकिन अप्रैल की भी PDF जो है वो मिल जाएंगी। तो आप क्या करना, मई में अप्रैल की स्टार्ट कर देना करना, ठीक है। तो नेक्स्ट 15 डेज यानी 1 मई टू 15 मई आप क्या करना, अप्रैल की करना। अब आपने 3 इनकी याद कर ली, एंड क्योंकि जो पेपर है वो 29 मई को है, तो आप क्या करना है, इस बाकी दिनों में 15 डेज, मई के 15 डेज की भी कर लेना। तो इस तरीके से आपने एक तो रिवर्स ऑर्डर में गए, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में करने से क्या फायदा हुआ, जो करंट अफेयर्स हैं, जो करंट अफेयर्स हैं वो आपने कर ली। एंड दूसरा ये क्या होगा, अब आपने क्या कहते हैं, लास्ट के 3.5 मंथ्स कवर कर ली। ये 3.5 मंथ्स भी अगर आप थोरोली कवर कर जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इनफ है एक अच्छा खासा स्कोर करने के लिए। वैसे मैं बता दूं कि जनरल अवेयरनेस में आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको 20 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा क्वांट। देखिए क्वांट के लिए आप क्या करना है, आप जिस भी टीचर से प्रिपेयर कर रहे हैं वो उसे प्रिपेयर करते रहिएगा। एंड बेसिकली कोशिश करिएगा कि सीरीज में आप बहुत अच्छे हों। काफ़ी सारे क्वेश्चन सीरीज के लगा के जाइएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लगा के जाइएगा, DI के लगा के जाइएगा, सिंप्लीफिकेशंस और अप्रॉक्सीमेशंस के लगाइए के जाइएगा। ये क्वेश्चंस तो आपको आने ही आने चाहिए, मतलब इसमें तो बिल्कुल भी ऐसा आप कह नहीं सकते कि नहीं मुझे नहीं आता, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। एंड फिर उसके बाद जो अर्थमेटिक्स क्वेश्चन होते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, उन्हें भी आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इन चीज़ों को कवर करना होगा। तो जब आप और यही पैटर्न रखिएगा जब आप पेपर में सॉल्व कर रहे हो। लाइक जो अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मीन्स जो अर्थमेटिक क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें मत करिएगा। सबसे पहले सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, DI,
सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ये क्वेश्चन ढूंढ के पेपर में करिएगा एंड उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो करिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव्स के सारी सब्जेक्ट्स कवर हो गए हैं। अब बात आती है डिस्क्रिप्टिव की। डिस्क्रिप्टिव के लिए जनरली लोग जो है बहुत डरते हैं, स्पेशली वो जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं या जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्टिव से ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट कोई नहीं है। मतलब आप जितने अच्छे मार्क्स डिस्क्रिप्टिव में स्कोर कर सकते हैं ना, और कहीं नहीं कर सकते। अब उसके लिए आपको करना क्या है, पहले तो मैं बताता हूँ, डिस्क्रिप्टिव में एक ऐसे आएगा और एक प्रेसी आएगा। ये दोनों ही 20-20 मार्क्स के होंगे और आपको इसके लिए 40 मिनट दिए जाएंगे। मतलब इसमें क्या कहते हैं, टाइम डिवाइड नहीं है, आप किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सपोज करिए आप 20 मार्क्स ऐसे को देते हैं और 20 मार्क्स प्रेसी को देते हैं। ठीक है, तो ऐसे के लिए आपको क्या करना है, ऐसे के लिए आप स्टार्ट करिए ऐसे लिखना। आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में ऐसे जरूर लिखे होंगे। अगर आप हिंदी मीडियम से भी बिलोंग करते हैं तो भी आपने ऐसे लिखे होंगे। आपने बहुत ही करंट न्यूज़ पे ना ऐसे लिखते हुए, करंट टॉपिक्स पे ना ऐसे लिखते हुए आपने नॉर्मल ऐसे लिखे होंगे। आपने माय फ्रेंड का ऐसे जरूर लिखा होगा, आपने गाय पे निबंध जरूर लिखा होगा। ठीक है, उसी तरीके से ये भी ऐसे होते हैं। बस हमें क्या लगता है, हम लिख नहीं पाते। हम क्यों नहीं लिख पाते? क्योंकि हमारे पास नॉलेज कम होती है, या फिर हमें लगता ही है, मतलब एक थोड़ा सा डर रहता है कि हम नहीं लिख पाएंगे। तो इस डर को मिटाने के लिए क्या करना है, आपको कम से कम 20 ऐसे लिख के जाने हैं। अब ये कैसे करना है, आप पहले 10 डेज कैसे देंगे, आप कोई भी करंट टॉपिक उठाएंगे। मतलब आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा टॉपिक्स एंड कोई भी एक टॉपिक उठाया एंड फिर उस पर ऐसे लिखना चालू करिएगा। अब जब आप ऐसे लिख रहे हैं ना, तो थोड़ा मतलब क्या करिएगा, कितना भी टाइम लेके, पहले तो आपको ऐसे लिखने हैं 150 लाइन का लिखिए, 150 वर्ड्स का लिखिएगा ये ऐसे, एंड छोटे छोटे सेंटेंस बनाइएगा। ठीक है, जब आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे ना, फॉर्म करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही आसानी रहेगी। प्लस आप जब अभी आप घर पे प्रिपेयर कर रहे हैं तो कोई टाइम बाउंडेशन तो है नहीं, आप कितना भी टाइम दे सकते हैं। तो फर्स्ट 10 डेज आप क्या करना, बहुत ही अच्छे से ऐसे लिखने की कोशिश करना। टाइम टेकिंग ऊपर पर जरूर लिखिएगा। जब आप फर्स्ट 10 डेज ऐसे इस तरीके से ऐसे लिखोगे ना, तो नेक्स्ट 10 डेज आप में अपने आप ही इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। तो आपको कम से कम 20 ऐसे लिख के जाने हैं। रोज एक देने की कोशिश करिएगा। ऐसा मत करिएगा एक दिन आपने सोचा कि एक ही दिन में मैं 20 ऐसे लिखूंगा, ऐसा नहीं करेगा। एक दिन में एक ऐसे लिखना है। और ऐसे अगर आप 20 ऐसे भी लिख के चले गए तो आप लिटरली बता रही हूँ, आप बहुत अच्छे से वहां पे जाके ऐसे लिख पाएंगे। अब सेकेंड आती है प्रेसी की बात। तो प्रेसी में क्या होता है, आपको कोई भी क्या कहते हैं पैराग्राफ दिए जाते हैं एंड आपको उसे शॉर्ट करके लिखना होता है। 1/3 वर्ड्स में उसे शॉर्ट करना है। मतलब एक तरीके से आपको उसे कंप्रेस करना है। प्रेसी का मतलब क्या है, आप उसे कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेसिंग इट इनटू 1/3 of the given limit. Suppose it has been in 600 limits. Suppose the word limit is 600, then you have to compress it in 200 word. ठीक है, तो ये रहता है प्रेसी में। अब उसके लिए आप क्या करें, आप कोई भी एडिटोरियल उठाइएगा। एडिटोरियल उठा लिया आपने, अब इसको लेके क्या करना, छोटा करने की कोशिश करना है इसे। मतलब कोई जितना भी वर्ड्स है उसका 1/3 करने की कोशिश करना। ठीक है, स्टार्टिंग में हाँ प्रेसी इसे भी करने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा ना, जैसे जैसे आप प्रेसी रोज सॉल्व करेंगे, आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। स्टार्टिंग में कितना भी टाइम ले रहा है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। द ओनली ऑब्जेक्टिव इन द स्टार्टिंग शुड बी दैट यू आर एबल टू कंप्रेस इट इनटू 1/3 ऑफ द गिवन वर्ड लिमिट। ठीक है, बस इतना ही आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। टाइम पर बिल्कुल भी मत जाइएगा, स्पीड अपने आप इंक्रीज होती है जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है। तो आई थिंक मैंने सभी पार्ट्स जो है वो कवर कर ली हैं। फिर भी आपको कोई भी डाउट है ECG से रिलेटेड या किसी भी बैंक एग्जाम से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछेगा। और हाँ, कुछ लोगों ने मेरे से कुछ वीडियो बनाने को कहा है, लाइक इंग्लिश पे कैसे करें या GA पे कैसे करें। मैं सारी एक एक करके डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करिए। मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।